अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कोरोना से मुताल्लिका दो टॉपिक ऐसे हैं कि उनके ऊपर जब कभी भी मुझे कोई नई स्टडी मिलती है, कोई नई ऑथेंटिक मालूमात मिलती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। मेरी कोशिश होती है कि वो मालूमात उन लोगों तक ज़रूर पहुँचें जिनसे वो मुताल्लिक है डायरेक्टली। ये दो मौज़ूआत हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन और वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनसे मुताल्लिक कि कोरोना और कोरोना की वैक्सीन का क्या असर होता है इन तमाम माओं पे जो टू बी मदर्स यानी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और लैक्टेटिंग मदर्स यानी अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं। तो ये वीडियो भी उनमें से एक टॉपिक के बारे में है, यानी जो वैक्सीन है क्या वो लगाई जा सकती है उन माओं को जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और ऐसी किसी वैक्सीन लगाने से क्या कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट सामने आ चुके हैं अभी तक। क्योंकि ये एक लेटेस्ट स्टडी है जिसके ऊपर मैं बुनियाद बना रहा हूँ अपनी इस वीडियो को। बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि 2 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो काम नहीं कर पाता 2 साल की उम्र तक। अब आम तौर पे माँ की तरफ से आने वाली कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी 6 महीने तक तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बचाती है, और 6 महीने और 2 साल के दरमियान में फिर उसका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम बढ़ोतरी की तरफ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को जब कोविड हुआ है तो वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम होती है तो आम तौर पे उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं, और यही वो बच्चे हैं जिनके अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसको हम MIS कहते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इन बच्चों में जिनके बारे में हम कहते हैं यही वो उम्र है कि जिसमें माँ का दूध पीना चाहिए या इनको पिलाना चाहिए, तो इन बच्चों में जो सांस की नालियां हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं वो बहुत तंग होती हैं। तो जब भी कोई इनको चेस्ट की कोई प्रॉब्लम होती है या खुदा न खास्ता उनको कोरोना होता है तो इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने का डर होता है। और इसी तरह से देखा यह गया है कि वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, कोरोना से पहले की भी बात है, तो उन बच्चों को जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया कि 2 साल से नीचे की उम्र में मुदाफ़ियती निज़ाम किसी हद तक कमज़ोर होता है, अभी मुकम्मल तौर पे बना नहीं होता, तो उनमें कान की इन्फेक्शन हो, चेस्ट की इन्फेक्शन हो या बाकी इन्फेक्शन हो, तो उन बच्चों में कम होती हैं जो अपनी माँओं के दूध पीते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा से बहुत आला एक दर्जा दिया गया है। लेकिन साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं कि माँ के अंदर से बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ों की मुंतकली का भी डर होता है ब्रेस्ट मिल्क या माँ के दूध के ज़रिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक वैक्सीन है येलो फीवर की वैक्सीन, वो पिछले दिनों भी मैंने कुछ वीडियोस में जिक्र किया था कि ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है कि इसके अंदर जो वायरस है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि एक जिंदा होता है लेकिन कमज़ोर किया हुआ होता है। अब ये जो येलो फीवर की वैक्सीन है, देखा ये गया कि ये जो वैक्सीन और इसके अंदर मौजूद वायरस है ये ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल होता था और उनको भी येलो फीवर की इन्फेक्शन हो जाती थी, क्योंकि उनका मुदाफ़ियती निज़ाम तो कमज़ोर था। और जब एक कमज़ोर मुदाफ़ियती निज़ाम के सामने एक कमज़ोर लेकिन वो वायरस जो मुर्दा नहीं है वो पहुँचता था तो वहाँ जाके वो एक्टिवेट होकर उनको इन्फेक्शन दे देता था। तो इस पहलू को भी सामने रखा गया कोरोना इन्फेक्शन आने के बाद और जब उसके वैक्सीन्स के ट्रायल शुरू हुए। और साथ ही साथ में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एस्प्रिन जो बहुत इस्तेमाल होने वाली दवाई है, जब उसकी ज़्यादा डोज दी जाए तब भी और उसकी कम डोज दी जाए तब भी माँ को, तो वो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे में जाती है। तो आम तौर पे ज़्यादा डोज तो मना होती है उन माओं को जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन जो कम डोज भी एस्प्रिन दी जाए तो माओं को स्पेशली ये कहा जाता है कि आपने अपने बच्चे के जिस्म पे सुर्ख और नीले रंग के धब्बों पे नज़र रखनी है, क्योंकि एस्प्रिन क्या करती है, खून को पतला करती है। और प्रेगनेंसी के बाद कुछ ख़वातीन में क्योंकि क्लॉटिंग का ज़्यादा डर होता है कोरोना के अलावा, तो कुछ डॉक्टर्स उनको एस्प्रिन शुरू करवाते थे। तो ये दो मिसालें देने का मकसद ये है आपको बताना कि सोचा जाता था कि कहीं खुदा ना खास्ता जब किसी माँ को प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन के दौरान कोविड होता है तो कहीं ये तो नहीं होता कि वो इन्फेक्शन बच्चे में भी माँ के दूध के ज़रिए मुंतकिल हो। पुरानी स्टडीज़ ने ये बताया कि जब किसी को लैक्टेटिंग मदर को कोरोना की इन्फेक्शन हुई तो कोरोना वायरस तो मुंतकिल नहीं होता, लेकिन जब उस माँ में नेचुरल इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ मुंतकिल होती हैं बच्चे के अंदर, जो उसको कुव्वत मुदाफ़ियत देती हैं। ये बड़ी एक अच्छी खबर समझी गई है हमेशा से। लेकिन ये जो वीडियो है ये है वैक्सीन लगाना
ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ को, तो उससे क्या क्या मुंतकिल होता है बच्चे में, उसके ऊपर। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, जितने भी वैक्सीन के ट्रायल हुए, जितने भी वैक्सीन्स के, तो उनमें खसूसी तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनको नहीं शामिल किया गया। इसकी वजह यह बताई जाती है कि जब भी आप किसी वैक्सीन्स के या दवाई के ट्रायल का हिस्सा बनते हैं तो आपको अपनी कॉन्सेंट देनी होती है, इजाज़तनामा देना होता है। लेकिन क्योंकि माँ तो अपनी इजाज़त दे सकती थी प्रेगनेंसी में, लेकिन बच्चा तो नहीं दे सकता। इसी तरह लैक्टेटिंग मदर्स में माँ तो इजाज़त दे सकती थी, लेकिन वो जो बच्चा जिसको दूध पिलाया जाता है तो वो तो इजाज़त नहीं दे सकता था। जिस पे कुछ लोग ये भी आर्गूमेंट दे सकते हैं कि अगर पहले नहीं दे सकता था तो अब बच्चे क्यों ट्रायल का हिस्सा हैं। दोस्तों, ये वो वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब बिल्कुल नहीं पता था कि ये वैक्सीन इंसानों में महफूज भी हैं या ख़तरनाक हैं। लेकिन अब जब हम सबको पता है कि ये इंसानों में महफूज हैं, तो सिर्फ उसके बाद ही बच्चों को उनके वालिदैन यानी गार्डियंस के इजाज़तनामे के बाद शामिल किया गया है। जबकि इब्तदा में जब ऐसा कुछ नहीं था तो ना तो प्रेग्नेंट ख़वातीन इन ट्रायल का हिस्सा थी और ना ही लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। जबकि उस वक्त सबको ये पता था कि जब किसी को कोरोना होता है तो 2-3 ऐसी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो ये होता है कि यूट्रस क्योंकि उनकी फैली हुई होती है बच्चे की मौजूदगी की वजह से, तो पेट जो है वो ऊपर की तरफ आया हुआ था और फेफड़ों को नीचे जाने का मौका कम मिलता है। एक ये बड़ी वजह थी कि जब किसी को कोविड होगा तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा अपने सांस को बहाल रख पाना। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं, क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो एक फॉरेन बॉडी होता है, एक ऐसा जिस्म का हिस्सा बन जाता है जो पहले मौजूद नहीं था। तो इम्यून सिस्टम को दबाती है कुदरत, अल्लाह ताला की तरफ से उसमें एक ऐसी कमज़ोरी पैदा की जाती है ताकि बच्चे के अगेंस्ट वो रिएक्ट ना करे। तो इस हालत में जब किसी को कोरोना होता था तो उसको कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी ज़्यादा आ जाती थी कि इम्यून सिस्टम बैठा हुआ होता था या कमज़ोर हुआ होता था। और साथ ही फिर ये देखा गया कि अगर कोई खातून उसकी प्रेगनेंसी का रिजल्ट निकलता है कि उस बच्चे की पैदाइश होती है, तो ये नहीं है कि अगले दिन ही ये सारी तब्दीलियां रिवर्स हो जाएंगी, बल्कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं उनको भी फिर डर था कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, उनकी यूट्रस भी वापस जाते हुए टाइम लगाएगी, तो जिसके होते हुए फिर कोविड होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आने का डर था। तो ये सारी तमहीद बांधने का मतलब ये था कि एक वक्त पे आके ख़ास तौर पे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर, स्टाफ नर्सेस जो कि लैक्टेटिंग मदर्स थी, उनको ये फैसला करना था कि क्या उन्हें अपने और अपने बच्चे के लिए वैक्सीन लगवानी है कि नहीं। तो बहुत सारी बहादुर ख़वातीन थी जिन्होंने ये फैसला किया कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई, बल्कि अपना जो मिल्क था, यानी बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते थे, तो अपना जो दूध था उसको सैंपल के तौर पे भी जो रिसर्चर्स थे उनको दिया, ताकि वो इसको स्टडी करें कि वैक्सीन लगने के बाद इनका जो दूध है उसके अंदर क्या चीज़ जा रही है, क्या कोई वायरस जा रहा है, क्या कोई मैसेंजर आरएनए जा रहा है, क्या एंटीबॉडीज़ जा रही हैं या कोई और चीज़ जा रही है। एक तो ये फ़र्क समझें दोस्तों कि खुशकिस्मती से ये जितनी भी वैक्सीन्स कोरोना के लिए बनाई गई हैं उनमें से कोई एक भी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। या तो ये मुर्दा हालत में है, जैसे पाकिस्तान में साइनोफार्म इस्तेमाल होती है, कैनसाइनो की जो है वो एडिनो वायरस बेस्ड है, साइनोवैक जो है वो इनएक्टिवेटेड या मुर्दा हालत की वायरस वाली वैक्सीन है। यानी सबसे महफूज समझे जाने वाली वैक्सीन जो हैं वो मुर्दा या किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरस वाली होती हैं। तो इसी तरह से फिर जो स्पुतनिक वी है वो भी एडिनो वायरस का वेक्टर जो है उस पर बेस करती है, उसमें भी कोई जिंदा वायरस नहीं है। और इसी तरह से जो एस्ट्राजेनेका है उसके अंदर भी जिंदा वैक्सीन वायरस नहीं है। इसी तरह से जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन्स हैं उनके अंदर जो मैसेंजर आरएनए है वो जैसे ही हमारे सेल्स तक पहुंचता है और जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजता है, तो साथ ही जो लिपिड नैनो पार्टिकल है ना सिर्फ वो ज़ाया हो जाते हैं, बल्कि जो ही मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो उस सेल से बाहर निकलने का उसको मौका ही नहीं मिलता और वहीं पे ही वो डिसइंटीग्रेट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जाने की तो नौबत ही नहीं आती। तो एक तो ये बड़ी खुशकिस्मती थी इन वैक्सीन्स में। और जब ये ब्रेस्ट मिल्क का एनालिसिस और तज्जिया किया गया तो रिसर्चर्स को पता चला कि इसके अंदर किसी किस्म का वायरस नहीं है, कोई मैसेंजर आरएनए नहीं आता। और ये देखा गया पहली और दूसरी डोज के 3 से 6 दिन के अंदर अंदर, और फिर बाद में भी उन ट्रायल्स को जारी रखा गया। बल्कि जो ब्रेस्ट मिल्क है इसके अंदर मौजूद थी एंटीबॉडीज़, और 2 किस्म की एंटीबॉडीज़ जो हैं उन पे ख़ास तौर पे तवज्जो रखी गई। एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए और एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और इन दोनों एंटीबॉडीज़ को देखा गया कि माँ के दूध में सेकेंड डोज के बाद ख़ास तौर पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी।
और आप लोगों को एक हैरान कुन चीज़ मैं बताता हूँ कि इन स्टडीज़ ने ये देखा कि हमारे जिस्म में जैसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो खून में सर्कुलेट करती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ ब्रेस्ट मिल्क में नहीं गई, बल्कि जो ब्रेस्ट मिल्क के लिए जो जिनको हम डक्ट्स कहते हैं, यानी जो दूध की नालियाँ होती हैं, तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो बी सेल को पकड़ते हैं। बी सेल दोस्तों हमारे मदाफ़ियती निज़ाम के वही सेल हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। उन बी सेल्स को अपने अंदर लेते हैं, फिर वहाँ पे वो एंटीबॉडीज़ बनवाते हैं, और फिर उन एंटीबॉडीज़ को भी वो रैप करते हैं एक और मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि हिफाजत से उनको दूध के अंदर भेजा जाए। और दूध के अंदर जाने के बाद इनमें से कुछ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चली जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन में बच्चे के, लेकिन जो मेजॉरिटी है, ये एक और हैरानकुन बात है कि वो उसके मुंह को, उसके गले को, उसकी किसी हद तक सांस की नालियों को और खुराक की नाली को, इस सब को वो जाके कोट कर देती हैं, कुछ दिनों के लिए वहाँ जाके रह जाती हैं, और उसके बाद वो मैदे के ज़रिए डाइजेस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो बार बार जब बच्चा दूध पीता है तो नई कोटिंग बनती है इन एंटीबॉडीज़ की, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी शामिल है और इम्यूनोग्लोबुलिन जी भी शामिल है। ब्लड सर्कुलेशन से ज़्यादा ये उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो गट का सिस्टम है उसके अंदर जाके उसकी कोटिंग करते हैं। तो इन स्टडीज़ का जो रिज़ल्ट निकला है वो तमाम डॉक्टर्स के लिए, जो ख़वातीन थी और बच्चों को दूध पिलाती थी, नर्सिंग स्टाफ के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, और बाकी तमाम वो ख़वातीन दुनिया में जो 10 करोड़ के करीब जिनकी तादाद बनती है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए इंतहाई अच्छी खबर के तौर पे देखी जा रही है ये बात। यानी अगर अब मैं इसका खुलासा आपको बयान करना चाहूँ, अगर कोई ख़ातून जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको ये ऑफ़र होती है कि वो वैक्सीन लगवा ले, उसके जहन में सबसे पहला ये ख्याल आएगा कि क्या मेरे लिए, यानी लैक्टेटिंग मदर के लिए, और उसका जो बच्चा है जिसको हम आमतौर पे इन्फेंट कहते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे को, तो क्या उसके लिए ये फ़ायदामंद है या नुकसानदेह है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये वैक्सीन उनके लिए फ़ायदामंद है। अभी तक की जो स्टडी का रिज़ल्ट आया है उसने यही बताया है। ये स्टडीज़ अभी भी चल रही हैं। जैसे जैसे मज़ीद कोई भी अच्छी या बुरी खबर खुदा न खास्ता आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक आप एक बात को जहन में रखें कि आज तक की स्टडीज़ में हामला ख़वातीन यानी प्रेग्नेंट फीमेल और लैक्टेटिंग मदर्स यानी वो जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो वैक्सीन को लेके उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी खबरें आई हैं। कोई भी ऐसी खबर नहीं आई जिस पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो। ये थी एक छोटी सी अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।